प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस बता रहा था, उसमें लेट का प्रयोग कैसे होता है इसके विषय में हमने आपको बताया था। उसी के आगे नेक्स्ट जो रूल है उसी के आगे है, उसको हम बताने जा रहे हैं। यदि वाक्य में हम हमें हमको दिया, ध्यान दें, यदि वाक्य में हम हमें हमको, यदि हम हमें हमको दिया हो और इसके साथ साथ ए या ए की ध्वनि आए, इसके साथ साथ ए या ए की ध्वनि आए, ए की ध्वनि आए और नानी ने दो या दे शब्द आए, अथवा नानी ने दो या दे शब्द आए, ना नी ने दो या दे। फिर से देखें, हम हमें हमको हो, ए या ए की ध्वनि आए अथवा ना नी में दो दे, इसकी ध्वनि निकलती है, तो इसका हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, पहले इसके पहले हम वाक्य रचना देख लेते हैं। इसकी वाक्य रचना बनती है लेट प्लस अस प्लस वर्ब फर्स्ट पार्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स लिख लेते हैं और इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्रिकेट का मैच खेलने दो, हमें क्रिकेट का मैच खेलने दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम क्रिकेट का मैच खेलें, अथवा इसको लिख सकते हैं, अथवा हम क्रिकेट का मैच खेलें। अब देखें, इसमें ने दो आ रहा है अथवा खेलें एक की ध्वनि आ रही है, तो इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे या इसका यूज जो करेंगे, यही बिल्कुल यही वाक्य रचना बनेगी। हमें क्रिकेट का मैच खेलने दो अथवा हम क्रिकेट का मैच खेलें। लेट अस प्ले क्रिकेट मैच, लेट अस प्ले दी मैच। अब ये दोनों का अनुवाद इसी तरह से बनेगा, लेट अस प्ले दी क्रिकेट मैच या ए क्रिकेट मैच, दोनों हो सकता है, क्योंकि मैच के लिए दी या ए आएगा। हम सब अपना पाठ याद करें, हम सब अपना पाठ याद करें, हम सब अपना पाठ, पहचाना देखें, करें एक की ध्वनि आ रही है, हम सब अपना पाठ याद करें। लेट अस लर्न आवर लेसन, लेट अस लेट अस लर्न आवर लेसन, हम सब अपना पाठ याद करें। वाक्य रचना से भी देख सकते हैं, लेट अस वर्ब इन फर्स्ट पार्ट और लेसन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। एक और हम देखते हैं उदाहरण, हम इस वर्ष गंगा में स्नान करें, हम इस वर्ष गंगा में स्नान करें। स्नान करें, लेट अस टेक बॉथ इन द गंगा, क्या होगा, लेट अस टेक बॉथ इन द गंगा, लेट अस टेक बॉथ इन द गंगा। इस तरह से एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों में हो जाता है, वो भी हम इसी
बता दें, आओ एक गीत गाएं, लेट अस सिंग ए सॉन्ग। आओ एक गीत गाएं, आओ एक गीत गाएं। देखिए आओ आगे आ जाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं, यहां भी लेट का ही प्रयोग होगा। लेट अस सिंग ए सॉन्ग, लेट अस सिंग ए सॉन्ग। ये और सब में आप देख रहे हैं फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, सभी में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। इसके आगे एक प्रयोग और है जो इंपरेटिव के अंतर्गत ही है, वो अभी लेट से आरंभ होता है। और ये सब जो प्रयोग है काफी डिफिकल्ट है, इसमें समझने की आवश्यकता है। बार बार यदि इसका अध्ययन करेंगे, बार बार लेक्चर्स को हम देखेंगे, निश्चित तौर से ये समझ में आएगा। और समझ में आ जाएगा एक बार तो ये कभी भूलता नहीं। और यदि लापरवाही इसमें समझने में करेंगे तो निश्चित तौर से ये भूल जाएगा। अगला प्रयोग है, कभी कभी हिंदी वाक्य के अंत में देना क्रिया आता है, कभी कभी हिंदी वाक्य में देना आता है। तो ये देना आएगा तो टेंस के अनुसार आता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अनुवाद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वाक्य रचना हम देखते हैं। लेट का प्रयोग टेंस में, लेट का प्रयोग टेंस में। लेट का प्रयोग टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब जो सहायक क्रिया है ये, लेट का प्रयोग टेंस में। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद अदर्स आ जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किसको हम लिख सकते हैं, किसको का मतलब क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया है। किसको का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने देते हो, तुम मुझे नहीं सीखने देते हो। देखें, अभी अब बताएं, तुम मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने देते हो। यहां लेट का प्रयोग टेंस में, तात्पर्य क्या है? लेट का प्रयोग टेंस में है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट टेंस का निगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट टेंस का निगेटिव वाक्य है तो तुम यू आएगा, यू डू नॉट लेट का प्रयोग हुआ, यू डू नॉट लेट। मुझे के लिए क्या आएगा? मी आएगा, यू डू नॉट लेट मी लर्न इंग्लिश, यू डू नॉट लेट मी लर्न इंग्लिश। कहने का तात्पर्य है नहीं सीखने देता है, नहीं जाने देता है, नहीं हंसने देता है, इस तरह से आता है। अगला हम इसी तरह का वाक्य बताते हैं एग्जाम्पल। अध्यापक इन लड़कों को मैच खेलने नहीं देता है, अध्यापक इन लड़कों को मैच खेलने नहीं देता है। अब देखें, इसलिए हमने बताया यहां कर्ता यू था, इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ। अब यहाँ कर्ता अध्यापक हो गया, एक वचन है, एक अध्यापक इन लड़कों को, तो यहाँ क्या होगा? डज नॉट का प्रयोग होगा। द टीचर डज not let these boys play the match.
देखिए आप, द टीचर डज नॉट क्यों आया? क्योंकि एक वचन है। द टीचर डज नॉट लेट दीज बॉयज प्ले द मैच। इस तरह से ये अनुवाद होता है। एक अनुवाद हम और देखते हैं। हमारे गुरुजी उन्हें हंसने नहीं देंगे। हमारे गुरुजी उन्हें हंसने नहीं देंगे। उन्हें हंसने नहीं देंगे। अब देखिए ये आ गया है, हंसने नहीं देंगे। इसका मतलब यहाँ फ्यूचर टेंस बना, इसलिए विल नॉट का प्रयोग होगा। आवर टीचर विल नॉट, आवर टीचर विल नॉट लेट, उन्हें ऑप्शन हो गया, देम का प्रयोग होगा। आवर टीचर विल नॉट लेट देम लाफ। इस तरह से ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। इंपरेटिव सेंटेंस समझने के लिए आपको कितने खंड, लगभग 4 खंड हमने इंपरेटिव में बताया और लेट के ही प्रयोग से बताया। लेकिन शुरू में हमने आपको बताया था कि लेट का प्रयोग कहाँ होता है? जब प्रस्ताव, सुझाव, शिक्षा आज प्रकट होता है तो निश्चित रूप से लेट का प्रयोग होता है। इस तरह से 4 प्रकार का ये इंपरेटिव सेंटेंस बना। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, ये करेक्शन भी हो सकता है, अनुवाद भी हो सकता है। और लेट का अगर ये थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करेंगे, वीडियो बार बार देखेंगे, तो निश्चित तौर से यह इंपरेटिव सेंटेंस नरेशन और पैसिव वॉइस में भी काम आएगा। अब इसके बाद कल हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का तात्पर्य क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य, कामना सूचक वाक्य। इसको इच्छा सूचक अथवा कामना सूचक वाक्य कहते हैं। कामना सूचक इसमें हृदय की इच्छा प्रकट करने के लिए, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद के लिए या अभिशाप के लिए, वरदान के लिए, शुभ कामना के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। यह सबसे बड़ी विशेषता ऑप्टेटिव सेंटेंस की है, यह में से आरंभ होता है, में से आरंभ होता है। और दूसरी बात यह है, में से आरंभ होने के बाद जो शेष वाक्य रचना होती है वह अफर्मेटिव, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसी तरह से इसका अनुवाद होता है, इसका यूज होता है। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर अब देखें, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु, विल, गुडविल ये प्रकट कर रहा है, तो में से आरंभ होगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एंडिंग, सेंटेंस एंडिंग में क्या होगा? एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होगा। ईश्वर आपका जीवन सुखी बनाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईश्वर सुखी बनाए। अब देखिए, ईश्वर आपका जीवन सुखी बनाए, इसका मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य है यहाँ अच्छी कामना की गई है, तो मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, और मे गॉड प्रॉस्पर इन लाइफ। मे गॉड प्रॉस्पर योर लाइफ।
ये देखिए, जैसे आप नमस्कार करते हैं या नमस्कार के साथ साथ कभी अगर किसी से आप नमस्कार किए, वो आपसे क्रोधित है, तो कहते नहीं पंडित जी नमस्कार, खुश है, दीर्घायु हो, प्रसन्न हो। लेकिन अगर वो दुख बने, थोड़ा सा कष्टित है, तो वो कह सकता है मर जाओ, मे यू डाई, तुम मर जाओ। ये इलविल है, ये खराब, क्या कहते हैं कि मैंने खराब इच्छा है, तो मे यू डाई। या किसी ने और किसी से कुछ इच्छा प्रकट किया, तो उसमें भी इलविल हो सकता है, मे यू ऑल गो इन हेल, जैसे तुम सब नरक में जाओ, तुम सब नरक में जाओ। तुम सब नरक में जाओ। अब तुम सब नरक में जाओ कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ ये इलविल है, ये बुरी कामना है। मे यू ऑल गो इन हेल। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें एक इससे भिन्न, में से भिन्न भी वाक्य आता है, वह वुड या इफ से आरंभ होता है। वुड या इफ से आरंभ होता है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता, मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता, मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता। यहां एक चीज और थोड़ा समझने वाली बात है, यदि सपोजिशन आता है तो कोई भी कर्ता होता है, उसके साथ बहुवचन का प्रयोग होगा, तो वुड अथवा इफ का प्रयोग इसमें होता है। वुड डैट आई वेयर देयर, वुड डैट आई वेयर देयर। अब यहां आप देखें, वुड डैट मेरी इच्छा है, मैं वहां होता, आई के साथ वर का प्रयोग होता है, ऐसे कंडीशन होता है। एक देखिए, काश कभी कभी आता है, काश का प्रयोग होता है, तो काश के प्रयोग में क्या प्रयोग होता है? इफ का प्रयोग होता है। काश मैं बोल पाता, इस तरह से, काश मैं यह कार्य कर पाता, काश मैं उसकी मदद कर पाता। तो अगर काश आएगा तो उसके लिए इफ का प्रयोग होगा, काश मैं बोल पाता, काश ये देखिए, काश मैं बोल पाता, ये इस तरह से आता है, इसके लिए इफ का प्रयोग होता है। इफ आई कुड स्पीक, इफ आपने देखा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का निर्माण होता है। यदि बार बार देखेंगे तो निश्चित तौर से यह कंफ्यूजन, डाउट कोई भी आपके मस्तिष्क में पैदा नहीं होगा। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान, ट्रांसलेशन और यूज, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, यदि किसी प्रकार का डाउट्स क्रिएट हुआ में, तो निश्चित है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।